अस्सलाम वालेकुम चैंपियंस, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। ओके। हमारा जो गोल है वो याद रहना चाहिए, फिजिक्स आसान है। हमारा जो आज का टॉपिक है वो हमारे पास है स्केलर और डॉट प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स। देखिए, आज का टॉपिक जो है ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेपर के हवाले से एक इंतहाई इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं। अब मैंने डिसाइड किया कि इस तरह से करेंगे हम, जो हमारे पास जो एंटी टेस्ट के हवाले से चीजें हैं, एंटी टेस्ट के हवाले से पॉइंट्स हैं, उनको हम एक सेपरेट में प्लेलिस्ट बना रहा हूँ और मैं सारे टॉपिक्स जो होंगे वो उसमें ऐड कर दिया करूंगा। अब उसकी रीजन ये है कि हमारे पास ये वाले लेक्चर्स थे ये काफी लेंथी हो रहे थे, तो आप लोग जब देखेंगे कि भाई ये लेक्चर 1.5 घंटे का है तो फिर आप लोग परेशान हो जाएंगे कि इतना से टॉपिक को 1.5 घंटा कहाँ लगा। तो मैं दोनों प्लेलिस्ट सेपरेट सेपरेट कर रहा हूँ। बेसिक्स प्रॉपर बुक के अकॉर्डिंग यहाँ पर डिस्कस होंगी, बट जो एंटी टेस्ट के हवाले से चीजें होंगी वो हमारे पास कहाँ डिस्कस होंगी, सेकंड प्लेलिस्ट होगी। मैं उसका लिंक अटैच कर दूंगा आपकी इस डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो अच्छे तरीके से समझिएगा बेटा इस बात को। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देखिए, हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर स्केलर प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आपकी बुक है। आपकी बुक ने बेटा उन प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन तो किया, बट आपकी बुक ने उनकी डायग्राम्स नहीं बनाई। तो पेपर में अगर आप विदाउट डायग्राम्स लिख आते हैं और आप कहेंगे कि बुक में लिखा हुआ था तो मैंने भी ऐसे किया, तो ऐसे नहीं करना, ये गलत हो जाएगा। डायग्राम्स को ऐड करना, डायग्राम्स बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो डायग्राम्स बनाएंगे तो आप लोगों को अच्छे मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज मामला खराब हो जाएंगे। ठीक है, तो डायग्राम्स जरूर बनाइएगा। देखिए, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, वेक्टर प्रोडक्ट सॉरी स्केलर प्रोडक्ट जो हमारे पास बेटा स्केलर प्रोडक्ट होता है, स्केलर प्रोडक्ट ओबे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। याद रखिएगा, स्केलर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओबे करता है। स्केलर प्रोडक्ट कौन सी प्रॉपर्टी ओबे करते हैं बेटा? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। याद रखिएगा, इसको डिराइव कर लेते हैं बेटा। अभी हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में समझा कि ए डॉट बी इक्वल होता है ए बी कॉस थीटा के। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देखा कि बी डॉट ए किसके इक्वल होता है हमारे पास बेटा? बी ए कॉस थीटा के। बताएं यहां तक किसी को कोई एतराज? आई होप के नहीं होना चाहिए। देखें, यहां पे बात बड़ी सिंपल सी है, लॉजिकल बात है। आपके पास मैं यही इक्वेशन दोबारा लिख देता हूं, तो मेरे पास क्या बन जाएगा? बी डॉट ए किसके इक्वल हो गया? देखो, बी भी मैग्नीट्यूड है, ए भी मैग्नीट्यूड है। मैं अगर 5 मल्टीप्लाई बाय 2 या 2 मल्टीप्लाई बाय 5 करूं तो आप मुझे बताएं जवाब सेम होगा या डिफरेंट होगा? आंसर सेम होगा। तो इसलिए मैं एक काम करता हूं, वो ये कि बी डॉट बी ए की जगह क्या लिख दिया? जस्ट ए बी कॉस थीटा। और अगर आप बेटा गौर से देखें तो आपके पास ए बी कॉस थीटा किसके इक्वल है? ए डॉट बी के। सो इट मींस आपके पास बी डॉट ए इक्वल हो गया किसके बेटा? ए डॉट बी के। तो इस तरह से हम लोगों ने प्रूव कर दिया कि हमारे पास ए डॉट बी और बी डॉट ए एक दूसरे के इक्वल होते हैं। और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यही होती है हमारे पास। याद होगा कि अगर आप a को b से मल्टीप्लाई करें तो जवाब b इंटू ए होना चाहिए। अगर आप 5 इंटू 2 करें और 2 इंटू 5 करें, द आंसर शुड बी इक्वल्स टू सेम। सो दिस इज नोन एज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसी तरह से अब हम आगे मूव करते हैं। हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी ये हो गई है। सेकंड प्रॉपर्टी के बारे में हम बात कर लेते हैं। ठीक है बेटा, सेकंड प्रॉपर्टी के बारे में हम बात करते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास है व्हेन टू वेक्टर्स आर, देखिए हेडिंग्स डिफरेंट हो सकती हैं। आप छोटी हेडिंग भी बना सकते हो, मतलब जस्ट पैरेलल वेक्टर्स कह सकते हैं, या जिस तरह से आप कहना चाहें, टू ईच अदर। ठीक है, तो हेडिंग्स आप चेंज कर सकते हैं, बट आप लोग इसको नोट करें तो ज्यादा बेहतर है। जब दो वेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल होंगे, व्हेन टू वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर। समझ लो, मैं कह देता हूं मेरे पास एक वेक्टर है ए, मैं कह देता हूं मेरे पास एक वेक्टर है बी। आप देख सकते हैं ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हैं। पैरेलल का मतलब होता है सेम डायरेक्शन। ठीक है, तो आप जानते हो कि ए डॉट बी इक्वल होता है ए बी कॉस थीटा के। ए डॉट बी किससे इक्वल हो गया बेटा? ए बी
कॉस थीटा के। अब क्या बात है, मैंने आपको समझा दिया कि एंगल क्या होगा इन दोनों के दरमियान में बेटा, जीरो। एंगल क्या होगा दोनों के दरमियान, जीरो। क्यों? क्योंकि जब दो वेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल होते हैं तो याद रखिएगा एंगल कितना होता है उनके दरमियान, हमेशा जीरो। आप जब वैल्यू को रिप्लेस करेंगे तो आपके पास बेटा a डॉट बी किसके इक्वल हो जाएगा, ए बी कॉस जीरो। और याद रखिएगा जो कॉस जीरो होता है वो आपके पास इक्वल होता है 1 के। तो मतलब a डॉट बी किसके इक्वल है हमारे पास, ए बी के। तो हम यहाँ पे, मैं बताना भूल गया आपको, यहाँ पर हम लिखेंगे कि आपके पास स्केलर प्रोडक्ट, मैं यहाँ लिख देता हूं। तो हमने क्या कंक्लूड किया, स्केलर प्रोडक्ट of two parallel vectors, scalar product of two parallel vectors is equal to the product of their magnitude। आप देख सकते हैं स्केलर प्रोडक्ट दोनों वेक्टर्स का किसके इक्वल है, उनके मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के इक्वल है। ए वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड है, बी वेक्टर बी की मैग्नीट्यूड है, और आप देख सकते हैं दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ये आपके पास मैक्सिमम वैल्यू है। याद रखिएगा स्केलर प्रोडक्ट में आपके पास कौन सी वैल्यू आ गई, मैक्सिमम वैल्यू आ गई। मैं बेटा आपको बार बार कह रहा हूं कि मैंने यहाँ पे आपके सामने कॉम्प्लेक्स चीजें एक्सप्लेन नहीं की, ताकि हमारे पास जो वीडियो है वो एक सिर्फ और सिर्फ हमारे पास टॉपिक के अकॉर्डिंग ही रहे। जो इसकी एक्स्ट्रा चीजें हैं, एक्स्ट्रा एमसीक्यूज हैं, वो मैंने सेपरेट वीडियो जो इसकी डिस्क्रिप्शन में मैं ऐड कर दूंगा, वो वीडियो है, ताकि हमारे पास वो वाला पोर्शन सेपरेट रहे जिसमें एंट्री टेस्ट और कॉन्सेप्चुअल चीजें आएंगी। नेक्स्ट हमारे पास है व्हेन two vectors are perpendicular to each other, when two vectors are perpendicular to each other। मान लें आगे पास दो वेक्टर्स हैं, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैं कह देता हूँ कि मेरे पास एक वेक्टर है a, और इमेजिन करें सेकंड वेक्टर मेरे पास है जो कि है b, और दोनों के दरमियान एंगल कितने हैं आपके पास, 90 डिग्री। मतलब दो वेक्टर एक दूसरे के क्या हो गए, परपेंडिकुलर। तो अब क्या होगा जरा समझें, स्केलर प्रोडक्ट, अच्छा ये चीज मैंने एंड में लिख दी थी, ठीक है, आपकी मर्जी है एंड में लिख लें या पहले लिख लें, पहले लिख लें तो ज्यादा बेहतर है। तो याद रखिएगा बेटा कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू perpendicular vectors is equal to, perpendicular vectors is equal to 0। अगर आपके पास दो वेक्टर्स हैं और आप उनका लेते हैं कौन सा प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट, दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं मतलब 90 का एंगल है और आप स्केलर प्रोडक्ट लेते हैं, तो याद रखिएगा रिजल्ट किसके इक्वल होगा, 0 के। कैसे, a डॉट बी इक्वल होता है ए बी कॉस थीटा, और यहाँ पर थीटा किसके इक्वल है आपके पास, 90 के। तो आपके पास a डॉट बी किसके इक्वल हो गया बेटा, ए बी कॉस थीटा की जगह आ गया 90, और आप सब जानते हैं कि 90 कॉस 90 किसके इक्वल होता है, 0 के। ठीक है, तो आपके पास a डॉट बी किसके इक्वल हो गया बेटा, 0 के। तो इस तरह से हम कहेंगे कि हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का, स्केलर प्रोडक्ट किनका, दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का किसके इक्वल होगा, हमेशा 0 के इक्वल होगा, याद रखिएगा। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, हम बेटा मूव कर जाते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ, जो कि हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी बनती है, प्रॉपर्टी नंबर 4। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 3 हो गई, प्रॉपर्टी नंबर 4 हम कह देते हैं फॉर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। देखिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ हेडिंग्स ये बड़ी लिखी हुई हैं, आप हेडिंग छोटी भी लिख सकते हैं। आप यहाँ पे जस्ट लिख सकते हैं फॉर परपेंडिकुलर वेक्टर्स, फॉर पैरेलल वेक्टर्स, फॉर एंटी पैरेलल वेक्टर्स, आपकी मर्जी, इसके ऊपर कोई रूल नहीं होता आपके पास। ठीक है, तो हम यहाँ पे कह देते हैं कि फॉर एंटी पैरेलल वेक्टर्स, एंटी पैरेलल वेक्टर्स, दो वेक्टर्स जो एक दूसरे के क्या होंगे, एंटी पैरेलल। तो समझ लीजिएगा स्केलर प्रोडक्ट ऑफ
two anti parallel vectors is equal to the negative of product of their मैग्नीट्यूड। याद रखिएगा बेटा, कैसे समझ लो, बात आसान है। मान लो ये मेरे पास एक वेक्टर है ए, आगे बात समझ में। हमारे पास बेटा एक वेक्टर है बी, आप देख सकते हैं ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट। एंटी पैरेलल का मतलब ऑपोजिट ही होता है, ठीक है बेटा। अब यहां पर हमने सिंपल सी लॉजिक है हमारी, हम जानते हैं कि ए डॉट बी इक्वल होता है ए बी कॉस थीटा के। जब एंटी पैरेलल होंगे तो एंगल कितना हो जाएगा बेटा 180। आप रिप्लेस करें तो आपके पास ए डॉट बी किसके इक्वल हो जाएगा ए बी कॉस थीटा की जगह क्या आ जाएगा 180। और आपको पता होना चाहिए कि कॉस 180 किसके इक्वल होता है -1 के। तो आपके पास बेटा ए डॉट बी किसके इक्वल हो जाएगा ए बी और cos 180 -1। आप इसको मल्टीप्लाई करें तो a डॉट बी किसके इक्वल हो जाएगा -ab। तो इस तरह से आपके पास बात बनेगी। और हमने भी यही बात लिखी है कि हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट दो एंटी पैरेलल वेक्टर्स का किसके इक्वल होगा नेगेटिव ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। उनके प्रोडक्ट के उनके जो हमारे पास प्रोडक्ट है उनके मतलब मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के नेगेटिव होगा। ठीक है, आई होप ये बात समझ में आ गई होगी आपको। एग्जाम हमारे पास 4 हो गई और अब हम आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास बनती है प्रॉपर्टी, और वो प्रॉपर्टी हमारे पास 5 प्रॉपर्टी, 5th प्रॉपर्टी। और 5th प्रॉपर्टी जो है वो हमारे पास होता है सेल्फ प्रोडक्ट। ठीक है, तो बेटा ये सारी छोटी छोटी प्रॉपर्टीज आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस में एमसीक्यूज में भी आ जाती हैं। स्केलर सेल्फ प्रोडक्ट इज, स्केलर सेल्फ प्रोडक्ट याद रखिएगा इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। जो स्केलर सेल्फ प्रोडक्ट होता है याद रखिएगा वो अपनी मैग्नीट्यूड का जो होता है उसका स्क्वायर होता है। कैसे समझ ले, मान ले मेरे पास एक वेक्टर है ए, ठीक है, तो मैथमेटिकली हम बात करते हैं। हमारे पास फॉर्मूला था a डॉट बी इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा। याद रखिएगा हमारे पास पहला वेक्टर भी a है, अब दूसरा वेक्टर भी a है, दोनों वेक्टर्स हमारे पास a हैं, याद रखिएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं यहाँ पे ये क्या चीज बन गई a डॉट b की जगह भी क्या आ गया आपके पास a b की जगह भी आपके पास आ गया a और आगे आ गया cos थीटा। देखिए एक वेक्टर को आप दूसरे से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मतलब आइडेंटिकल चीजें होंगी दोनों की दोनों, और जब आइडेंटिकल है तो डायरेक्शन भी सेम है। जब डायरेक्शन सेम है तो इसका मतलब आपके पास सिंपल ये हो गया कि दोनों के दरमियान में एंगल कितना हो जाएगा आपके पास 0 डिग्री का। तो इस केस में जो थीटा है वो कितना हो जाएगा हमारे पास 0 डिग्री। आप सिंपल इसको सॉल्व करो तो ये बन जाएगा a डॉट a किसके इक्वल हो गया, a को a से मल्टीप्लाई कर दें a स्क्वायर cos थीटा की जगह आ गया 0। और ये आप सब जानते हैं कि cos 0 किसके इक्वल होता है आपके पास बेटा 1 के। तो a डॉट a का प्रोडक्ट किसके इक्वल हो गया आपके पास a स्क्वायर के। तो ये चीज थी हमने कही कि स्केलर सेल्फ प्रोडक्ट इक्वल है किसके स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड के, उसके मैग्नीट्यूड के बेटा स्क्वायर के इक्वल है। जी तो स्टूडेंट्स हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स चल रही है स्केलर डॉट प्रोडक्ट की। हमारी लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसमें हमने बात करनी है इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। देखिए बेटा हम कंसीडर करते हैं, कंसीडर कि हमारे पास दो वेक्टर्स हैं। कंसीडर वी हैव टू वेक्टर्स ए एंड बी, और वो वेक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं कहां, इन स्पेस। हमने इमेजिन किया कि हमारे पास दो वेक्टर्स हैं और वो दो वेक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं बेटा स्पेस में। अब अगली बात को समझ लीजिएगा अच्छी तरीके से। देखो यहाँ पे ये जो वर्ड है स्पेस का, इसको समझ लें।
हमारे पास चार चीजें होती हैं, लाइन, डॉट, प्लेन, स्पेस। ठीक है बेटा, जो डॉट होते हैं, डॉट का हकीकत में मतलब होता है जीरो डायमेंशंस। लाइन का मतलब होता है वन डायमेंशन, प्लेन का मतलब होता है टू डायमेंशन, स्पेस का मतलब होता है थ्री डायमेंशन। मतलब ये कि अगर एक बॉडी डॉट मतलब उसके पास किसी किस्म के डायमेंशन नहीं है, उसने किसी किस्म की कोई मूवमेंट या जो भी आप इस तरह से बात करना चाहें, उसके पास कोई डायमेंशन नहीं है, उसने कहीं डिस्टेंस कवर नहीं किया, वो जो स्टैटिक है अपने पोजीशन पे, उसके पास कोई एक्सिस मौजूद नहीं है। लाइन की अगर आप बात करें, अगर एक ऑब्जेक्ट मूव करता है सिर्फ एक एक्सिस के अलोंग, आया कि एक्स या वाई या जी, तीनों में से किसी एक के अलोंग अगर वो मूव करता है तो इसका मतलब ये उसके पास वन डायमेंशन है, उसके पास लाइन है। अगर हम प्लेन की बात करें तो बेटा प्लेन का मतलब होता है टू डायमेंशंस। कितने डायमेंशंस? टू डायमेंशंस। मतलब कहने का ये कि या तो एक्स वाई होगा, या वाई जी होगा, या आपके पास जी एक्स होगा। इन तीनों में से कोई सी एक चीज होगी तो वो बन जाएगा आपके पास प्लेन, अगर दो एक्सिस होंगे आपके पास। और अगर आप स्पेस की बात करोगे तो बेटा याद रखिएगा, अगर आप स्पेस की बात करें तो स्पेस में हमारे पास तीन चीजें होती हैं, तीन एक्सिस इन्वॉल्व होते हैं हमेशा। एक्स भी इन्वॉल्व होता है, वाई भी होता है और जेड भी होता है। तो ये तीनों एक्सिस मिलके हमारे क्या बनाते हैं? स्पेस। बहरहाल अगर हमने यहाँ पे स्पेस का कह दिया तो इसका मतलब ये कि हमारे पास बेटा दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर को मैंने कह दिया ए एक्स, दूसरे को नाम दे दिया ए वाई, और तीसरे को एक्सप्लेन कर दिया ए जेड। तो मतलब एक हमारे पास ये वो वाला वेक्टर का कंपोनेंट जो एक्स के अलोंग है, ये वो कंपोनेंट जो वाई के अलोंग है, ये वो कंपोनेंट जो बेटा जेड के अलोंग है। इसी तरह से अगर हम कहें हमारे पास दूसरा वेक्टर है जो कि है बी, तो एक एक्स के अलोंग है बेटा, एक वाई के अलोंग और एक जेड के अलोंग। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक ऐसा वेक्टर है जिसके पास तीनों कंपोनेंट्स मौजूद हैं। बात समझ गए इस चीज को? अब हमारा जो टारगेट है वो हमने करना है ए डॉट बी, और आपको पता है जब आप ए डॉट बी करेंगे तो इसका मतलब ये है कि आप इन वेक्टर्स को इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बेटा इनका डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ, फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने मैट्रिक में अलजेब्रा की कुछ इक्वेशन सॉल्व की होंगी, समथिंग लाइक दिस। आपने अगर इन दो वैल्यूज को या इन दो इक्वेशंस को आपस में मल्टीप्लाई करवाना हो तो आप कैसे मल्टीप्लाई करवाते हैं? ये तरीका आपको पता है बेटा सबको। कैसे मल्टीप्लाई करवाओगे आप इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह से फिर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, फिर इस वैल्यू के साथ, फिर इस वैल्यू के साथ। इसी तरह से आप z के साथ वही काम करेंगे। तो अब हम एक काम करते हैं, वो ये कि पहले हम ए एक्स को मल्टीप्लाई करवाते हैं बी एक्स के साथ, फिर हम बी वाई के साथ करवाएंगे, फिर हम करवाएंगे बी जेड के साथ। तो बेटा मल्टीप्लाई करवाते हैं और देखते हैं क्या बनता है हमारे पास। ए डॉट बी इक्वल होगा ए एक्स डॉट बी एक्स प्लस ए एक्स डॉट बी वाई प्लस ए एक्स डॉट बी जेड। इस तरह से आपने देखा कि हमने ए एक्स को इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम एक काम करते हैं बेटा, मैं यहाँ पे जस्ट कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि हमें आसानी रहे। अब हम एक काम करते हैं, अब हम ए वाई को मल्टीप्लाई करवाते हैं। देखें जब मैं ए वाई को मल्टीप्लाई करूंगा तो बी एक्स बी वाई और फिर हो जाएगा बी जेड के साथ, तो प्लस ए वाई डॉट बी एक्स प्लस ए वाई डॉट बी वाई प्लस ए वाई डॉट ए नहीं डॉट बी जेड। तो आपने देखा कि हमने इस तरह से ए वाई को इन तीनों से मल्टीप्लाई कर दिया। बेटा अब हम एक काम करते हैं और वो ये कि अब हम ए जेड को मल्टीप्लाई करते हैं। अब हम ए जेड को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिएगा आपके पास बन जाएगा ए जेड डॉट बी एक्स प्लस ए
z डॉट बी वाई प्लस ए जेड डॉट बी जेड। तो इस तरह से हमने देखा कि हमने इन वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई कर लिया। बेटा याद रखिएगा दो तीन चीजें मैं आपको समझा दूं। अगर आपके पास मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है ए एक्स बी एक्स, ए एक्स बी एक्स का मतलब ये है कि वेक्टर का ए कंपोनेंट भी एक्स के अलोंग है, वेक्टर का बी कंपोनेंट भी एक्स के अलोंग है, तो मतलब दोनों के दरमियान में एंगल बन जाएगा कितना, 0 डिग्री। याद रखिएगा इस चीज को। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे बेटा तो ए एक्स बी एक्स डॉट प्रोडक्ट है, हम पढ़ के आए नहीं हैं, जब हम डॉट को हटाएंगे तो हम क्या लगाएंगे, एंगल को, मतलब कॉस थीटा आएगा। और एंगल क्या होगा, चूंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है, दोनों एक्स एक्सिस के होंगे, तो आपके पास एंगल बन जाएगा यहाँ पे 0 डिग्री। फिर आपके पास आएगा प्लस, अब आपके पास आएगा सेम वही चीज ए एक्स बी वाई, डॉट को हटाया तो आपके पास क्या आ गया, कॉस। अब समझ रहे इस बात को बेटा। अब आप गौर से देखो तो यहाँ पे आपके पास अब इस केस में वेक्टर ए तो एक्स एक्सिस के अलोंग है, बट वेक्टर बी आपके पास किस एक्सिस के अलोंग है, वाई के अलोंग। तो याद रखिएगा, तो वेक्टर बी किसकी तरफ है आपके पास बेटा, वाई एक्सिस के अलोंग। तो ए वाई नहीं सॉरी ए एक्स और दूसरी क्या चीज बन जाएगी आपके पास बी वाई। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास इन दोनों के दरमियान में कितना एंगल बन जाता है, 90 डिग्री का। तो आपके पास यहाँ पर एंगल बन गया 90 डिग्री प्लस। तो मतलब आप लोगों ने एक चीज याद रखनी है और वो ये, इसका टिप याद रख लें कि आपके पास अगर दोनों एक्स एक्सिस है, मतलब ए एक्स बी एक्स, तो इसका मतलब ये होगा कि आपके पास दोनों के दरमियान एंगल कितना होगा, 0, और आपके पास रिजल्ट होगा मैक्सिमम। अगर दो डिफरेंट है जैसे एक्स वाई है, तो उस कंडीशन में आपके पास जो एंगल होगा वो 90 होगा और रिजल्ट इक्वल होगा 0 के। ठीक है, तो आगे हम देख लेते हैं। हमारे पास ये हो गए, ये डिफरेंट है, तो बस अब आप इसी चीज को अपने माइंड में रखें, उसको सॉल्व करते जाएं। डिफरेंट है तो आपके पास एक क्या चीज बन जाएगी, cos 90 प्लस अब आपके पास क्या चीज आ जाती है, ए वाई बी एक्स। अगेन वही चीज जो मैंने आपको समझाई है, डिफरेंट है तो आपके पास क्या आ जाएगा, cos 90। ये दोनों क्या है आपके पास, सेम है, तो जिस तरह से हमारे पास यहाँ पर सेम थे, वही काम ए वाई बी वाई कॉस, आपके पास कितना आ गया, 0। उसके बाद अगेन ये डिफरेंट है तो आपके पास बन गया ए वाई बी जेड, और आपके पास आ गया cos 90 प्लस। अब देखें ये दोनों हमारे पास कैसे हैं, अगेन ये डिफरेंट है ए जेड बी एक्स। अगर ये डिफरेंट होंगे हमारे पास बेटा, तो अगेन हमारे पास एंगल क्या आएगा, cos 90। अगेन ये डिफरेंट है हमारे पास, तो हमारे पास ए जेड बी वाई, अगेन ये एंगल हमारे पास क्या बन जाएगा, cos 90 प्लस ये दोनों सेम है हमारे पास, तो इस केस में हमारे पास एंगल क्या बनेगा, यही आगे लिख लेते हैं, ए जेड बी जेड cos, और आपके पास आ जाएगा 0 डिग्री। याद रखिएगा, आप जानते हैं कि cos 0 1 होता है। ठीक है, तो ये वाले तीन जो पोर्शन होंगे ये हमारे पास बच जाएंगे, और बाकी वैल्यूज जो होंगी वो हमारे पास 0 हो जाएंगी। तो इनको जरा हम सॉल्व कर लेते हैं। तो बेटा जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारे पास ए एक्स बी एक्स cos 0 किसके इक्वल होगा, 1 के। तो आपके पास रिजल्ट बचा ए एक्स बी एक्स प्लस, अब आप देखो ए एक्स बी वाई cos 90 है और cos 90 इक्वल होता है आपके पास बेटा 0 के, तो ये फैक्टर आपके पास क्या बन गया, 0। ये वाला फैक्टर भी आपके पास बन गया 0, ये वाला फैक्टर हमारे पास ये भी क्या बन जाएगा बेटा, 0। याद रखिएगा, ठीक है। फिर हमारे पास क्या रह गया, ए वाई बी वाई cos 0, और cos 0 के बारे में हम जानते हैं कि वो इक्वल होता है 1 के। तो ए वाई बी वाई आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, ए वाई बी वाई प्लस, अब देखो ये भी cos 90 है, cos 90 की वजह से पूरा फैक्टर आपके पास बन गया बेटा 0 प्लस, ये वाला भी cos 90 है, ये फैक्टर भी आपके पास 0 बन गया प्लस, ये वाला फैक्टर भी cos 90 है, तो ये फैक्टर भी आपके पास बेटा 0 बन गया प्लस cos 0 का मतलब 1, तो आपके पास एक क्या चीज बच गई, a z b z। सो इट मींस a डॉट b किसके इक्वल होगा हमारे पास, ax bx प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप डॉट प्रोडक्ट लेते हैं दो वेक्टर्स का, तो उसका जो कंक्लूजन होगा, जो रिजल्ट होगा, वो आपके पास बेटा इसके इक्वल होगा।
समटाइम एंगल के बारे में बात हो जाती है कि आपके पास जो एंगल है, एंगल कैलकुलेट करें कि एंगल कितना है, तो उसको भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। वो भी हमारे पास बहुत सिंपल सी बात है। हम जानते हैं कि ए डॉट बी इक्वल होता है बेटा ए बी कॉस थीटा के, ठीक है। हमें एंगल चाहिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए डॉट बी डिवाइडेड बाय ए बी इक्वल हो गया आपके पास बेटा कॉस थीटा। इसको इधर ले आए तो ये बन जाएगा कॉस इनवर्स ए डॉट बी डिवाइडेड बाय ए बी इक्वल हो जाएगा थीटा के। मुझे अच्छा लगता है कि जो अननोन चीज है उसको मैं इस साइड पे लिखूं, तो ये मेरे पास बन जाएगा बेटा कॉस इनवर्स ए डॉट बी डिवाइडेड बाय ए बी। ये भी आपके पास करेक्ट आंसर है। अगर आप ए डॉट बी की वैल्यू जो आप लोगों ने यहाँ पर कैलकुलेट की हुई है, अगर आप इसको यहाँ पर रिप्लेस कर दें तब भी आपके पास बात बिल्कुल दुरुस्त रहेगी। तो थीटा आपके पास इक्वल हो जाएगा कॉस इनवर्स ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई ए जेड बी जेड डिवाइडेड बाय ए बी। तो बेटा ये भी आपके पास दुरुस्त है। तो यहाँ तक हमारे पास बेटा स्केलर प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स का टॉपिक खत्म होता है। ये वाला पोर्शन के ऊपर ज्यादा टाइम इसलिए से लगा क्योंकि ये पेपर में 2 नंबर का अलग से शॉर्ट क्वेश्चन आता है आपके पास, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा फिजिक्स आसान है, फिजिक्स मुश्किल नहीं है। हमारा जो टारगेट है वो यही है कि हमने मैक्सिमम तरीके से फिजिक्स को अच्छे तरीके से समझाएं ताकि आप लोग अच्छे तरीके से उसको समझ सकें। और हाँ, इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं, क्योंकि याद रखिएगा टॉपिक को कितना समझ आया है वो हमें पता चलता है जब हम एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। तो जो एमसीक्यूज हैं बेटा वो उसकी जो लिंक होगा वो चूंकि नेक्स्ट लेक्चर में मतलब अलग सी वीडियो बना के उसमें अपलोड किए हुए हैं एमडी कैट के पॉइंट ऑफ व्यू से, सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है ताकि हम चीजों को अच्छे तरीके से मजीद समझ सकें। ठीक है बेटा, कोई सवाल हो तो आप लाजमी कमेंट कीजिएगा और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो।